नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में कोविड-19 के 977 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 12 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया कि राजधानी में संक्रमण दर घटकर 1.73% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में मामलों की संख्या बढ़कर 18,49,596 हो गई है, जबकि मृतक संख्या 26,047 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कल 1,104 नए मामले सामने आए थे, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई थी। राजधानी में कल संक्रमण दर 2.09% थी। तो दिल्ली में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़े हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने से एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं संक्रमण से 12 लोगों की मौत भी हो गई है। 900 के आसपास कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट हो गया है। संक्रमण से 12 लोगों की मौत हुई है और फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 से अधिक किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जाखड़ ने कहा कि इन शहीद किसानों को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि इस विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी ताकतों को हराना है। तो वहीं संस्थापक सदस्य हिमांशु पाठक ने भी यहाँ मौजूद रहे। पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और पाठक ने आपकी आधिकारिक वेबसाइट दिखाई और कहा कि इससे साफ पता चलता है कि आप मोदी के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। आपको बता दें कि आप दो तरफा पार्टी बताते हुए पाठक ने कहा कि आपने आंदोलन के दौरान किसानों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को अपनी बसें दी थी। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों पर चार्जशीट भी दिल्ली सरकार के वकीलों द्वारा पेश की गई। वो कृषि कानून को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारा संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से पंजाब में इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस तीनों ही इस बार चुनावी मैदान में पूरी तरीके से है, तो वहीं बीजेपी भी अब इसमें हुंकार भरती हुई नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस अब 700 किसानों की जो मौत हुई है किसान आंदोलन में, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। अमित, बार की अगर हम बात करें तो मुकाबला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पहले जहां पे लग रहा था उनके मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज का असर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। चाहे बीजेपी और अलायंस की बात कर लें जो एक बड़े फैक्शन के रूप में सामने आ रहे हैं, चाहे हम अकाली दल की तरफ से बात करें वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं। और इसका ये कारण नहीं कि ये लोग मजबूत हो गए, कारण ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही किसी न किसी कारण से कमजोर होती नजर आई है। और इसका कल हम सीधे तौर पर देख सकते हैं जब बयान सुनील जाखड़ की तरफ से दिया गया, उनकी तरफ से एक सीधा सीधा अगर हम कहेंगे एलिगेशन लगाया गया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही है। उन्होंने सीधे तौर पर ये चीज अगर हम कहेंगे शुरू से एलिगेशन आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस लगा रही है कि दोनों एक ही ए और बी टीम एक दूसरे की बताई जा रही है। पहले ये कहा जाता था, बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, और अब कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पे बीजेपी पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी को वोट करना किसी न किसी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करना है। तो इस तौर पे अगर हम कहेंगे कल सुनील जाखड़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़े एलिगेशन इस तौर पे लगाए हैं और एक कहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक हिडन अलायंस है जिसमें ये लोग एक दूसरे को ऑन पेस एक दूसरे का विरोध करते हैं, दूसरों से पीछे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और इसलिए या तो अगर आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने का मतलब आप
अपने किसानी आंदोलन में जो 700 के करीब किसानों की जान गई, उसको उस कुर्बानी को भुला रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल टारगेट भी किया गया पंजाब के लोगों को सुनील जाखड़ की तरफ से कल। जी अमित, लेकिन इन सबके बीच मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि आखिर ये जो बयान तमाम तरीके के सामने आ रहे हैं किसानों को लेकर, और जिस तरीके से ए, बी और टीम बताई जा रही है, ऐसे में जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जनता एक बार फिर से असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर हमें वोट किसको करना है, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है, बेहद ही करीब है। यही बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हर एक पार्टी, अगर हम कहें कि इलेक्शन के जो ये क्रूशियल पीरियड, अगर हम वोटिंग से पहले की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड यही होता है। और इसी के दौरान अगर हम कहेंगे लोग सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है कि लोगों के बीच में जाए, लोगों को प्रोस कॉन्स बताए, अपनी पार्टी का फायदा बताए कि हमारी पार्टी क्यों दूसरी पार्टी से लगे, और दूसरी पार्टी चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे मेन ऑपोजिशन हो, कि उनमें ऐसी क्या कमी है कि उनको नहीं चुनना चाहिए। तो ये अगर बात करें कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस करंटली रूलिंग पार्टी है। पिछले 2 बार से लगातार कांग्रेस जीत रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे सरकार उनकी बनती आ रही है। तो सवाल ये है, सबसे ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है, और प्रेशर उनके ऊपर इसलिए क्योंकि जो उनका मेन ऑपोजिशन है आम आदमी पार्टी है, अगर हम कहें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो आम आदमी पार्टी है। तो सवाल ये आ जाता था कि क्या इस बार वो टफ कॉम्पिटिशन देना, सवाल यही है। टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है और ये चीज खुद कांग्रेस डिनाई नहीं कर सकती है। और इसको मैं सिर्फ कांग्रेस के एंगल से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चाहे बीजेपी की भी आप बात कर ले, वो भी अगर किसी को टारगेट करे तो आम आदमी पार्टी को टारगेट करे। मैं अकाली दल से भी बात करें तो वो ना कांग्रेस ना बीजेपी, वो जिस एक पार्टी को टारगेट करे तो आम आदमी पार्टी को टारगेट करे। तो अगर आप ये चीज देखें, सिनेरियो कंसिडर करें, तो पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक दूसरे को कम आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज से ये चीज जरूर नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा अभी किसी एक पार्टी की वेव है या जो सबसे स्ट्रांग नजर आ रही है तो आम आदमी पार्टी है। और इसी के चलते सबसे ज्यादा एलिगेशन अगर हम कहें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे लग रहा है, इसका शायद फायदा सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ही उठा रही है कि इन एलिगेशन का इस्तेमाल वो खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कर रही है। अभी कुछ दिन पहले उनकी तरफ एड निकाली गई थी जिसमें उन्होंने खुद अकाली दल के कार्यकर्ताओं को, जो उनके अपने कैडर है, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम अकाली दल के, आप अकाली दल की रहिए पर आप वोट हमें कीजिए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के वोटर्स को अब टारगेट किया जा रहा है, अपने अपने तरीके, अपनी अपनी रणनीति से लोगों का माइंडसेट अपनी तरफ लाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर हम प्रीवियस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रीवियस अगर इस इलेक्शन में किसने दिए तो शायद से आम आदमी पार्टी है। तो वही इसी चलते दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी वही पैंतरा अपनाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक मार्जिनल लीड के साथ जो पार्टी सबसे आगे चल रही है वो आम आदमी पार्टी, और इसका असर सभी पॉलिटिकल पार्टी पे पड़ रहा है। और सवाल ये कि इसको कैसे टैकल किया जा रहा है, और आप टैकलिंग का तरीका देख सकते हैं। मेजर एलिगेशन लग रहा है, अलायंस की बात की जा रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का अलायंस बताया जा रहा है। तो कल खुद बीजेपी की तरफ से भी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज का सीधे तौर पर खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि हम और आम आदमी पार्टी के कोई भी अलायंस नहीं है। अगर अलायंस की बात होती है, क्या इतने बड़े एलिगेशन एक दूसरे पे लगाए जाते, तो एक चीज से उनकी तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया। तो आप देख सकते हैं कोशिश की जा रही है कि हर कोई अपने आप को जितना हो सके साफ दिखा सके, तो ही दूसरी पार्टी पे जितना हो सके उतने बड़े बड़े इल्जाम लगा सके। जी अमित, अगर पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो अभी तक अकाली दल और कांग्रेस दोनों में ही टक्कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूर्व सीएम कैप्टन के साथ मिलकर टक्कर दे रही है, और फिर अब ये आम आदमी पार्टी, जिसको मुख्य प्रतिद्वंदी इस बार कहा जा सकता है सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार होता चला जा रहा है, जिस तरीके से लोगों में रुझान आने शुरू हो गए आम आदमी पार्टी के लिए, तो कहीं ये जो बयान सामने आया है वो कांग्रेस की बौखलाहट तो नहीं कहा जा सकता? अमित, बिल्कुल, देखिए मैं ऐसे बौखलाहट नहीं बताऊंगा, मैं उनकी तैयारी कहूंगा। उनको ये चीज नजर आ चुकी है कि नींद जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ना ही अकाली दल होगा ना ही बीजेपी होगा, उनका सबसे बड़ा कंटेंटर इस बार ऑपोजिशन अगर हम सरकार बनाने के लिए तो आम आदमी पार्टी होगी। आमतौर पे हम कंसिडर करते हैं, पिछले बार से हम बात करते हैं, सबसे पहले जो मुकाबला दो ही पार्टी के बीच में, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो चाहे कांग्रेस के बीच में। पर पिछली बार हम बात करें तो एक गेम चेंजर दिखा था, आम आदमी पार्टी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आई थी। हाँ, अगर हम कहें कि उतना बड़ा आंकड़ा नहीं था, अगर हम कहेंगे 20 सीटें ही लेके आई, पर वो एक फैक्ट था कि वो अकाली दल को पीछे छोड़ गए थे। अकाली दल तीसरे नंबर पे चला गया था और दूसरे नंबर पे सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी रही, और वही चीज अब इस इलेक्शन में नजर आ रही है। शायद 2017 विधानसभा चुनाव में वो बेस बनाया गया था 2022 के लिए। देखिए, बेस की बात बिल्कुल सही है, और उस चीज को अब सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी यूटिलाइज कर रही है। उन्होंने लोगों का गुडविल देखी है, लोगों ने देखी है कि हाँ, आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का एक छोटा बेस है पंजाब में, और उस बेस को अब इंटेंसिफाई किया जा रहा है, उस बेस को अब बढ़ाया जा रहा है।
अभी देखना होगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में चीज नजर आ चुकी है कि एक वेव बन चुकी है। आम आदमी पार्टी जो 2017 में वेव बनाने में सक्सेसफुल हुई थी, तो इस बार भी भगत मान को सीएम चेहरा बनाकर अपने कैंडिडेट को, देखिए इस बार के जो कैंडिडेट है काफी हद तक जमीन से जुड़े कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी ने चुने हैं, तो वो कैंडिडेट हैं जो लोगों के बीच में रहे हैं, जो ज्यादा अमीर नहीं है या कुछ, पर वो कैंडिडेट्स वो हैं जिनको लोग जानते हैं। और अगर हम कह सकते हैं कि एक है कि उनकी इमेज बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की रही है, तो उस चीज को बार बार हाईलाइट करती हुई नजर आती है आम आदमी पार्टी, और शायद इसलिए दोबारा से एक वेव बनती हुई नजर आ रही है। और वो वेव अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा किसी को नजर आए तो ऑपोजिशन को है, इसलिए ऑपोजिशन ने भी अपनी कमर कस ली, क्योंकि देखिए दिन गिन के बहुत थोड़े रह गए। अगर हम बात करें तो आज 12 तारीख हो गई है, तो टोटल कैंपेन के लिए सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, या फिर हम कहें कि एक हफ्ते से कम का समय रह गया। तो ऐसे में हर कोई कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई कमजोर पॉइंट ऑपोजिशन का ढूंढ लिया जाए। और इसमें अगर हम देख सकते हैं, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बकायदा प्रेजेंटेशन दी गई, उन्होंने तरफ से आर्टिकल शो किए गए, फैक्ट्स दिए गए, कि जहां पे पहले सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनको अलग अलग तरीके से टारगेट करते रहे अपने स्टेटमेंट पर। जब से उनकी सरकार आई है वो टारगेट खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज, एक इनडायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में। तो ये चीज शायद जहाँ पे चली गई, भले ही अभी बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को, पर जब अगर गलती से आम आदमी पार्टी या फिर हम कहें कि जो या फिर कहना कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, तब एक जो अभी विरोध देखने को मिल रहा है, विरोध इनडायरेक्टली शांत हो जाएगा, और एक इनडायरेक्ट सपोर्ट के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना, बीजेपी के सपोर्ट के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। तो इस चीज को हाईलाइट करते नजर आ रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या लोगों को इसका फायदा होगा? देखिए, लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी रूलिंग में है, लोगों को इस बात से मतलब होता है कि क्या उनके काम होंगे, क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी, क्या उनकी सर्विसेज बेहतर होंगी, क्या पंजाब में किसानों का खत्म होगा, क्या बिजली सस्ती होगी, क्या घर में प्रॉपर्टी टैक्स सस्ते होंगे। ये इन सब चीजों आम जनता को इनसे मतलब है, उनको इस चीज से इतना मतलब नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी की रूलिंग में है। तो अब सवाल यही आता है, तो लोगों की बात है, लोगों को अपने लिए सहूलियतें चाहिए, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें उनकी सहूलियत दे सकती है तो उस चीज को जरूर प्रेफर करेंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पिछले 4.5 साल से, जिसे खुद कांग्रेस भी मानती है कि 4.5 साल तो उस काम नहीं हो सके जो होने चाहिए थे, वो आखिर के 6 महीने को अपने बार बार हाईलाइट कर रही है। और सवाल यही होता है कि क्या वो आखिरी के 6 महीने उसको हाईलाइट कर रही है वो काफी होंगे? पर आम आदमी पार्टी का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। आम आदमी पार्टी चीज से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का वो मॉडल बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं। और खुद आम आदमी पार्टी की जो पिछली 2017 की इवनिंग एज अ सेकंड लीड वो सामने आए थे, उस चीज को, इमेज को उन्होंने आगे रखा, और दोनों ही चीजें आम आदमी पार्टी के लिए फेवरेबल ऑप्शन बना रही है। पर सवाल ये कि क्या जितना इम्प्रेशन दिए गए वो काफी होंगे आम आदमी पार्टी को आगे लाने के लिए, या फिर कांग्रेस या बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना दावा भी प्रेजेंट कर सके? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और चारों पार्टी लगभग बराबर चल रहे हैं। अमित, लेकिन एक चीज और भी है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पेश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली की बात की जाए और पंजाब की बात की जाए तो दोनों में कह सकते हैं कि कुछ फर्क भी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की समस्याएं और हैं और पंजाब की समस्याएं और हैं। पंजाब में किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, आपको गरीबी की समस्याएं हैं, और साथ ही नशा भी एक प्रमुख समस्या है। तो क्या आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या भगवंत मान जो सीएम फेस हैं वो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हैं? अमित, देखिए, अगर मैं बात करूं दिल्ली और पंजाब की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये चीज हम नहीं झुकरा सकते। दिल्ली में फंड ज्यादा है, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही फंड आते हैं, और वो खुद एज अ यूटीपी उनके पास अपने फंड होते हैं, उनके टैक्स के लिए अच्छा है। उन्हें पंजाब की बात करें, पंजाब बड़ा है, पंजाब में कई अलग अलग मसले हैं। पंजाब में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सब्सिडी जाती है, जो लगातार हम बात करें, चाहे खेती के लिए हो चाहे फसलों के लिए, कई अलग फैक्टर्स हैं। तो किसान के लिए सिक्योरिटी अलग है। पंजाब का माहौल टोटली अलग है दिल्ली से। तो पंजाब मॉडल अगर हम कहेंगे, देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लाना चाहूंगा कि पंजाब का सिनेरियो दिल्ली से बहुत आगे, ये हर कोई एग्री करता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी इस पर एग्री करती है, पर वो जरूर आम आदमी पार्टी ये कह रही है हम दिल्ली मॉडल यहाँ पे पंजाब में लाएंगे। तो मैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी एक पंजाब मॉडल पेश किया गया। देखिए, बात यहीं पे आती है कि एक मॉडल जरूरी है, एक रोड मैप जरूरी है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले एक रोड मैप शो किया गया था कि उन्होंने दिल्ली मॉडल की पूरी तरह से पंजाब में अगर हम कहें कि इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। ऑफकोर्स वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, फिजिबल भी नहीं होगी, पंजाब का सिनेरियो टोटली अलग है। पर वही नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी एक मॉडल प्रेजेंट किया गया है, तो पंजाब मॉडल बोल रहे हैं, उसको भी अगर हम देखें, लोग उनको भी काफी हद तक पसंद किया जा रहा है। देखिए, चीज कंसिडरेशन की, और लोगों को वो चीज कंसिडरेबल लगी, तो ये पंजाब में पॉसिबल होगा। ये चीज है जिसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और पंजाब के लोगों को इसको
अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वहां से कांग्रेस को एक प्लस पॉइंट मिला था। कहीं ना कहीं वो एक तरफ जहाँ पे दिल्ली मॉडल को टारगेट करे तो अपना पंजाब मॉडल भी हाईलाइट कर रहे थे और वो चीज लोगों में पसंद चली थी। पर अब सवाल ये होता है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि थोड़ा सा साइडलाइन या फिर हम कह सकते हैं कि रणजीत चन्नी को ज्यादा अपलिफ्ट किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि रणजीत चन्नी की तरफ से वो मॉडल नहीं पेश किया जा रहा। रणजीत चन्नी सबसे सीधा कहा जा रहा है कि वो एक अच्छी सरकार लाएंगे। उसमें अब उनका जो रोड मैप है वो क्लियर नहीं है। अब लोगों का वो डाउट आ चुका है कि क्या अब रोड मैप क्या हो। फिर जो 6 महीने जैसे काम किए गए थे, 6 महीने बातें बहुत ज्यादा की गई, नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा की गई, पर इम्प्लीमेंट अब तक वो नहीं हो पाए हैं। सवाल वहीं पे खड़े हो जाते हैं, क्या सिर्फ नोटिफिकेशन या फिर वादे ही काफी है? क्योंकि देखिए ये सवाल जरूर लोगों के मन में खड़ा हो जाता है कि क्या इतने बड़े वादे जरूर हो गए, ये वादे अच्छे थे, लोगों को फायदा जरूर मिला था, पर उस चीज की गाँव में इम्प्लीमेंटेशन उतनी अब तक नहीं हो पाई थी। कई लोगों को उसके फायदे मिले, कई लोगों को उसके फायदे नहीं मिले, तो अभी भी कई लोग स्केप्टिकल है। पर जैसे समय बीतता है, अगर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे वादे अभी भी इम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि वो प्री इलेक्शन वादे किए गए थे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगा था, पर अभी वो धीरे धीरे हो रहे हैं। पर बात आ रही है इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन रह गए और 6 दिन में गुडविल जी ये 6 दिन रह गए हैं, इसको हम ये देखना कौन सी पार्टी अपने आप को गुड प्रेजेंट कर पाती है, अपने गुडविल लोगों के बीच में ले आ पाती है। और इसमें अगर मैं कंसिडर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने प्री मॉडल दिल्ली मॉडल के साथ आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था। मैं सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड नहीं बात कर रहा हूँ, बात करूंगा जब इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन अनाउंस भी नहीं होते उससे पहले भी खुद अरविंद केजरीवाल 3 बार पंजाब में आके बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके थे, जिसमें वो अपने अपने मॉडल स्पेसिफिकली टारगेट करके गए थे। जैसे टीचर्स के लिए अपना मॉडल बता के गए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अपना मॉडल बता के गए थे, किसानों भी अपना मॉडल बता के गए थे, और आम जनता के लिए वो अपना मॉडल डिक्लेयर कर गए थे कि आम जनता को इतनी यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उनके लिए इतना सब कुछ दिया जाएगा, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी होंगी, नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हम कह सकते हैं कोई अपना साइलेंट प्रचार करके है तो आम आदमी पार्टी उससे फायदा उन्हें डेफिनेटली इस बार 2022 के चुनाव में मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या दूसरे पार्टीज उनको अपनी बात रख पाएंगी, अपना टारगेट लोगों के बीच में रख पाएंगी, और अगर वो नहीं रख पाएंगी तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे जाएगी। और शायद इसी के लिए हम कह सकते हैं कि सभी विरोधी पार्टियां मिलकर एक तरह से अमित, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 20 तारीख को जनता किस पर मोहर लगाती है और फिर 10 तारीख को परिणाम क्या आते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राजधानी लाइव में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने का विवाद का असर अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के लातूर उदगीर में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा हक है, हम इसे नहीं उतारेंगे। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में लातूर के उदगीर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। जामियात उलमाए हिंद की ओर से इस आंदोलन और धरने का आयोजन किया गया था, जहां पर हिजाब के समर्थन में महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार सहित कर्नाटक सरकार को इस मामले में तत्काल दखल देने और हिजाब पर चल रहे विवाद को तत्काल खत्म करने की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नांदेड़ में MIM और मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लड़कियों ने नांदेड़ के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर हमने निवेदन दिए हैं, और वो इसलिए दिए हैं, कलेक्टर ऑफिस पर दिए हैं, और हमारे जो हिजाब को लेकर जो बवाल चल रहा है कर्नाटक में वो हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये हमारा हिजाब हमारी शान है, हमारी बान है और हमारी इज्जत है। ये आपने कई दफ़ा हमारे इस्लाम पर लेकर कई सारी उंगलियां उठाई, लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि ट्रिपल तलाक भी लेकर आए हमारे विरोध में, और हम जो कोरोना चल रहा था विषय में कोविड-19 में, उसके लिए हमारे अजान भी रुकवा दिए गए, हमारी ईद बरातें भी रुकवा दिए गए।
और हमें हर चीज़ से महरूम रखा गया है। लेकिन जब हमारे हिजाब के ऊपर बात आई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम धरने पर पूरी महिलाएं उतर कर आ जाएंगी, लेकिन हम हमारे हिजाब नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया वो मोदी का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी हिजाब में रहेंगी तभी तो पढ़ेंगी और तभी तो बचेंगी। इसलिए हम हमारे शिक्षा मंत्री साहब से अपील करते हैं कि फैसला हमारे हक में दिया जाए और हमारे हिजाब के बारे में दूर दूर तक कोई विषय ना आए। जी हम अस्सलाम वालेकुम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर एक धरना रखा गया था। और वो इसलिए रखा गया जो कर्नाटक में जो हमारे हिजाब को लेकर जो बवाल मच रहा है, जो स्टूडेंट को कॉलेज में एंट्री नहीं हो रही है, जो एंट्री नहीं कर रहे, उस विषय पर लेकर हम यहाँ पर आए हैं, धरना आज दिए हैं। और हम ये सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी इस हिजाब को लेकर दखल अंदाजी ना करे और ये हमारा राइट है और मर जाएंगे लेकिन हम हमारा हिजाब नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने हमारे ऊपर बहुत सी ज़्यादतियाँ की है। इससे पहले भी कई बार आपने भी देखा है कि हमारे ट्रिपल तलाक को लेकर आए और उसके अलावा जो हमारे कोविड चल रहा था तो उसके लिए अज़ानों की भी पाबंदी करी गई और जो भी हमारे मज़हब में जो भी ईद वगैरह रहती है वो सबको हर चीज़ को पाबंद करे। लेकिन अब जो है तो हमारे इस्लाम पर और एक बार आवाज़ उठाई जा रही है और वो हमारी इज़्ज़त है, हमारा हिजाब है और ये हम मर जाएंगे लेकिन हमारा हिजाब हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारी तो जो कर्नाटक की जो आग थी पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में, महाराष्ट्र में हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रहे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, आखिर ये किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? शिक्षा तो वो छात्राएं भी ले रही हैं जो हिजाब में नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो विद्यालय में ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि सब उसमें एक जैसे दिखें, गरीबी अमीरी का फर्क हट सके उसमें से। लेकिन आखिर ये विरोध प्रदर्शन कैसा देखने को मिल रहा है मुरारी? तरीके से कल महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ सहित कई जिलों में प्रदर्शन किया गया और खास करके जिस तरीके से कर्नाटक में जो आवाज उठी थी वो कहीं न कहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र में भी अब उठनी शुरू हो गई है। महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, वहां पर ज्ञापन सौंपे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत जासूसी हुई है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब स्कूली संस्थानों में ड्रेस अनिवार्य है और सभी लोग पहनकर जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरीके से बुरखे को लेकर के इस तरीके की विवाद शुरू हुआ है, उसे अब आम महिलाएं भी तूल देती हुई दिखाई दे रही है। ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से मेरी अगर पर्सनल राय जानी जाए तो शिक्षा तो वो छात्राएं भी ले रही हैं जो हिजाब में नहीं आ रही हैं और शायद कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है उनमें। लेकिन अगर हिजाब को लेकर आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस तरीके का देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर विरोध प्रदर्शन की बात करें तो आज भी मुंबई के मालवनी, पठानवाड़ी, भिवंडी ऐसे इलाकों में आज भी विरोध प्रदर्शन किए जाने हैं। तकरीबन 11 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा। इनका मांग है कि कर्नाटक सरकार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में तत्काल गंभीरता लेते हुए इस बवाल को पूरी तरह से शांत करें। अब ऐसी स्थिति में जहां 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 4 दिन पहले तक चुनाव के मुद्दे को लेकर के सारे चैनलों पर जो है कि चर्चाएं चल रही थी और हर जगह पूछा जा रहा था कि यूपी में कब, लेकिन अब जिस तरीके से बुरखे का बयान आया है उसे लेकर के चैनल से लेकर के हर राज्यों में भी अब इस आवाज को और खून दी जा रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये जो पाबंदी लगी है ये कहीं रोड पर, दुकान पर या समाज में चलने के लिए नहीं, ये पाबंदी स्कूलों में जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है, जो सारे स्कूलों में लोग पहनते हैं, यहाँ तक कि सरकार भी जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म मुहैया कराई है। इन चीजों का विरोध कहीं न कहीं इनके पीछे का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। मुरारी सिंह जी, लेकिन एक चीज और भी सामने आई कि आखिर जिस तरीके से अभी हम मुस्लिम महिलाओं की बात सुन रहे थे, वो तमाम तरीकों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सरकार को टारगेट करती नजर आ रही थी। वो कह रही थी कि ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया, ये तो उनके फिलहाल पक्ष की ही बात थी। और अगर बात कर ली जाए कोरोना काल में तमाम बड़े बड़े मस्जिद जो मंदिर थे वो बंद कर दिए गए। अगर नमाज घर में पढ़ने के लिए कह दिया गया था तो उसमें कौन सा विरोध करने की जरूरत थी?
देखिए जी, बयान इन महिलाओं का आया है, इनमें ज्यादातर बयान पिछले जो काम हुए हैं उन कामों के बयानों से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ये यही चेहरे हैं, ये यही लोग हैं जो 3 तलाक का विरोध कर रहे थे, ये यही चेहरे हैं, यही लोग हैं जो मस्जिद में नमाज बंद होने के बाद घर में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे और समय समय पर जो कि समुदाय को लेकर के इस तरीके की चीजें देखने और सुनने के लिए मिलती है। और इसी कड़ी में अब जो है हिजाब का ये मामला आया है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों का ये मामला था। उत्तर प्रदेश सहित गोवा, मणिपुर में जिस तरीके से चुनाव चल रहे थे और उस बीच इस बुरखे के विवाद को जिस तरीके से चुन दिया गया है, ये कहना भी नहीं होगा कि जो आम चुनाव मुरारी, लेकिन एक हिजाब के नकाब के पीछे कहीं तमाम और भी विरोध तो नहीं है कि जो पुरानी आगे हैं वो अब ठंडी की जा रही हो सरकार के खिलाफ, कि ट्रिपल तलाक की बात कर ली जाए या मुस्लिमों को जो कोरोना काल में नमाज नहीं पढ़ने दी गई मस्जिदों में, उसको लेकर भी विरोध हुआ था। तो अब वही सब चीजें क्या एक साथ सामने देखने को मिल रही हैं मुरारी? ये बातें कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आवाज उठ रही है, अगर ये आवाज कर्नाटक तक होती, कर्नाटक सरकार तक होती या कर्नाटक के कोर्ट तक होती तो सीमित होती, लेकिन ये आवाज अब मुंबई सहित कर्नाटक सहित देश के अन्य कोनों में भी उठना शुरू हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उनकी नाराजगी थी, जो उनके दिल में था, वो अब मूर्खे की आड़ में कह सकते हैं कि साफ तौर पर अब बाहर देखने और सुनने को मिल रहा है। चलिए फरहान मुरारी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिजाब का जो विवाद है वो अब कर्नाटक से उठकर पूरे देश में फैल चुका है और तमाम जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। यूपी और महाराष्ट्र के साथ बिहार जैसे तमाम राज्यों में अब हिजाब का विरोध प्रदर्शन ये हिजाब को लेकर देखने को मिल रहा है। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।